दिस इज़ सत्यमान एंड वेलकम टू इंग्लिश विद सत्या। हम लोग मॉडल पढ़ रहे हैं। मॉडल हेल्पिंग वर्ब होता है जिसका काम क्या होता है, किसी भी स्पीकर या राइटर की इंटेंशन बताना कि उसने जो बात बोली है, जो सेंटेंस लिखा है, उसमें वो किस अप्रोच से, किस इंटेंशन से वो बात बोल रहा है। ठीक है, ये उसका काम होता है। और मॉडल हमेशा हेल्पिंग वर्ब होता है, कहने का मतलब उसके बाद मेन वर्ब आएगी। आज हम पढ़ते हैं सेल और शुड के बारे में। दिख रहा है? ओके। सेल और शुड, देखो एक छोटा सा कन्फ्यूजन होता है सबके मन में, वो मैं मिटा देता हूँ कि जो जैसे मैं सेंटेंस लिखूँ, आई विल गो टू दिल्ली, ही विल गो टू दिल्ली। I shall go to Delhi. And he shall go to Delhi. अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है, तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, वो तो ठीक बोलेंगे। बाकी कुछ लोग बोल देंगे कि जैसे आई के साथ विल लगा दिया ये गलत हो गया, और ही के साथ सेल लगा दिया ये गलत हो गया। पर ऐसा है नहीं, ठीक है, ऐसा है नहीं। हमने पढ़ा था कि मॉडल का काम क्या होता है, इंटेंशन बताना। अब ज़रूरी थोड़ी है इंटेंशन जो बता रहे हैं वो मतलब फर्स्ट पर्सन की अलग से बताएगा, सेकंड पर्सन की अलग से बताएगा, नहीं। मॉडल सब्जेक्ट से कोई कंसर्न नहीं रखता, मतलब कोई भी मॉडल है वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ आ सकता है, बस उसका सब्जेक्ट बदलेगा तो हो सकता है इंटेंशन बदल जाए, बात करने का तरीका बदल जाए। मतलब जो जिस अप्रोच से, जिस मूड से वो सब्जेक्ट बोल रहा है, वो बात करने का मूड बदल जाए, बट जरूर वो कभी गलत नहीं होता। बात समझ आई? कोई भी मॉडल किसी भी सब्जेक्ट के साथ आ सकता है। हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि मॉडल सब्जेक्ट के अनुसार नहीं बदलता। तो ऐसा थोड़ी है मैं ही लिखा है सिंगुलर तो मेल नहीं आएगा, और वी लिख दिया तो आ जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसी तरह से जो विल और सेल है ना, ये भी फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड पर्सन हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, सबके साथ आ सकते हैं, बट इसका मतलब बदल जाता है। बस इतनी सी बात समझनी है। जब हम फर्स्ट पर्सन के साथ सेल लिखते हैं ना, तो इसका नॉर्मल मीनिंग होता है कि जो सेल और विल क्या बताते हैं, फ्यूचरिटी, मतलब जो कोई काम है वो फ्यूचर में डेफिनेटली होगा, 100%। जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वो काम होगा, ज़रूरी नहीं है होगा ही होगा। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि आई विल गो टू दिल्ली या आई शैल गो टू दिल्ली, तो इसका मतलब मैं जब ये बात बोल रहा हूँ तो जो स्पीकर है उसका इंटेंशन उस टाइम क्या है कि ये काम मैं 100% करूँगा, मेरे अकॉर्डिंग ये 100% होगा। ज़रूरी थोड़ी है हो जाए। मान लो फ्लाइट से जाने वाला था, फ्लाइट कैंसिल होगी, ट्रेन से जाने वाला था, ट्रेन कैंसिल होगी, बस से जाने वाला था, बस कैंसिल होगी, तो नहीं जा पाया। बट इसका मतलब ये है कि जब उसने वो सेंटेंस बोला ना, उस टाइम उसका इंटेंशन क्या था कि ये काम होगा ही होगा 100%। ठीक है, तो ये सिर्फ इंटेंशन बताता है, फ्यूचर में वो काम होगा नहीं होगा उस पर डिपेंड नहीं करता ये बात। ठीक है, अब देखो, जब आई के साथ सेल लिखा हो तो इसका मतलब ये काम होगा, ही के साथ विल लिखा हो इसका मतलब काम होगा, मतलब नॉर्मल सेंटेंस है। अब जब आई के साथ विल और ही के साथ या यू के साथ या थर्ड पर्सन कोई दे लिखा है या सी लिखा है, अगर इनके साथ सेल लिख देते हैं ना तो बात वही रहती है, बट इसकी जो एम्फेसिस है, जो मीनिंग का मतलब जो स्ट्रेस है ना, वो बढ़ जाता है, बस एम्फेसाइज हो जाता है कि ये काम 100% होगा। और जब आई विल लगा दें तो मतलब ज़रूर से होगा, बस और कुछ नहीं। मीनिंग थोड़ा सा एम्फेसाइज हो जाता है और बाकी सब सेम रहता है। ठीक है, उम्मीद है ये डाउट क्लियर हुआ होगा। अब देखो पढ़ते हैं सेल और शुड के बारे में। रोज़ रात 9 बजे आप देख रहे हैं ना वीडियो। अगर आपको कोई डाउट आए ना किसी भी चैप्टर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, अपन उस पर डिस्कस कर लेंगे। चलो अब देखो सेल, अभी पढ़ा कि सेल और विल क्या बताता है, फ्यूचर की कुछ बात बताता है, फ्यूचरिटी बताता है। कोई एक्शन जो फ्यूचर में 100% होगा, ये 100% बताता है।
इसका मतलब मैंने एग्जांपल से समझा दिया कि जो स्पीकर है उसके अकॉर्डिंग वो फैक्ट बनेगा, 100% नहीं बनेगा ये नहीं बताता, अकॉर्डिंग टू स्पीकर वो काम होगा। शुड क्या है, ये इसकी वीकर फॉर्म भी होता है और पास्ट फॉर्म भी होता है। ये हम इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं। वीकर का मतलब उसकी थोड़ी इंटेंशन कम हो जाती है, इसमें 100% होगा ही होगा, इसमें होगा कि नहीं होगा नहीं पता, बस एक एडवाइस बन जाती है। और जब पास्ट में हमें किसी मतलब सेल का यूज करना हो तो हम क्या करेंगे, सेल की जगह शुड यूज कर लेंगे। देखो एग्जांपल, अगर मैं लिखूं आई शैल विन द मैच, you should win the match। अब देखो दोनों सेंटेंस का मीनिंग समझना। अगर मैं लिखता हूँ ना आई शैल विन द मैच, इसका मतलब ये है कि जो स्पीकर है वो ये बोलना चाह रहा है कि ये काम मैं 100% करूँगा, मेरे अकॉर्डिंग मैच में जीतूंगा ही जीतूंगा, ठीक है, मैच मैं ही जीतूंगा, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं किसी दूसरे को कि यू शुड विन द मैच, कि तुम्हें मैच जीतना चाहिए, तो ये क्या है, ये उसको एडवाइस दी जा रही है कि तुम्हें ये काम करना चाहिए। अब वो करेगा नहीं करेगा उसके हाथ में नहीं, हाथ में वो बात की बात है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो स्पीकर है उसकी इंटेंशन ये है कि ये काम मैं करूँगा ही करूँगा। यहाँ पे क्या है, आप इसको सजेशन मान लो, आप इसको एडवाइस मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। कहने का मतलब ये इसकी वीकर फॉर्म हो गई। यहाँ पे काम 100% होगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट सिर्फ एडवाइस, जैसा बोला जा रहा है, करेगा नहीं करेगा वो करने वाले की मर्जी। एक एग्जांपल और देखना, थर्ड, वी टोल्ड हिम दैट वी शैल अब अगर आपने पीछे के सारे वीडियोस देखे हैं ना जो मॉडल पे हमने पढ़े हैं, अभी तक 6 या 7 वीडियोस मैं डाल चुका हूँ जिसमें बहुत डिटेल में सारे मॉडल मैंने पढ़ा दिए हैं। लास्ट में बस सेल शुड, उसके बाद मस्ट, विल और कुड, 2-3-4 और बचते हैं, वो मैं कंप्लीट करवा दूँगा 1-2 वीडियो में, ठीक है, आने वाले इसी वीक में हो जाएगा। तो देखो, वी टोल्ड हिम दैट वी शैल हेल्प हिम, अगर आपने पीछे के देखे तो आपको समझ आएगा कि ये टोल्ड लिखा हुआ है, मेन क्लोज है और ये पास्ट में लिखी हुई है। जब ये पास्ट में लिखी हुई है ना तो आगे आने वाला जो सेल है ना ये यूज नहीं होगा। यहाँ पे इस सेल की पास्ट फॉर्म क्या आती है, शुड, तो यहाँ पे यूज होगा शुड, ठीक है। जब टाइम दिया होता है पास्ट का या कोई ऐसा हमें हिंट मिल जाता है जिससे हमें ये पता चल जाता है कि टाइम पास्ट का है, तो सेल की जगह क्या यूज करना है, शुड। एक और एग्जांपल ले लो, आई टोल्ड हिम दैट आई शैल प्रोटेक्ट हिम, मैंने उससे बोला था कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर फिर से टोल्ड लिख दिया, पास्ट लिख दिया, तो आपको ये आंसर तो पता चल गया होगा, शुड होगा। बस इसका मीनिंग और समझ लो। उसने पास्ट में, देखो क्या पास्ट में भी फ्यूचर हो सकता है, पास्ट में भी फ्यूचर हो सकता है ना। मान लो ये टाइमलाइन है, यहाँ पे आप भी खड़े हैं तो ये प्रेजेंट है, इससे पहले का जो भी टाइम था वो पास्ट था। अभी भी हम जब बातें करते जा रहे हैं तो निकलती जा रही हैं वो बातें, पास्ट में जाती जा रही हैं, और जो बातें होने वाली हैं वो फ्यूचर में होंगी। तो जब कभी पास्ट में ही इस पॉइंट में उसने बोला होगा कि भाई तुम्हारी मैं हेल्प करूँगा, तो जब उसने बोला था ना तो उस टाइम पे वो हेल्प कर चुका था या करने वाला था, करने वाला था, मतलब उस अकॉर्डिंग टू द पास्ट कहीं उसके बाद के टाइम में करेगा। तो ये क्या है, पास्ट का फ्यूचर है, ठीक है, पास्ट का फ्यूचर है। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर भी मतलब होने के चांसेस यहाँ पर भी 100% है। उसने ये जो बोला है ना वो ये करेगा ही करेगा, अकॉर्डिंग टू हिम,
अगर वी ने बोला है तो अकॉर्डिंग टू वी वो होगा ही होगा, हमारे अकॉर्डिंग ये काम हम करेंगे ही करेंगे, हुआ नहीं हुआ हमें नहीं पता। ठीक है, ये इतना लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। रात को 9 बजे डेली अपन एक वीडियो पढ़ते हैं, तो डेली अपनी क्लास होती है, उसको देख लिया करो। आपके बहुत सारे डाउट्स जो होंगे इंग्लिश के वो क्लियर होते जाएंगे। देखो, यू शुड स्पीक द ट्रूथ। सेकेंड, you shall speak the truth। दो सेंटेंस लिखे, मीनिंग तो आपको मैंने पहले ही समझा दिया। जैसे शैल लिखा है तो इसका मतलब जो बोलने वाला है ना, उसने यू को बोला है कि तुम्हें ये काम करना ही करना चाहिए, तुम्हें सच बोलना चाहिए। ठीक है, ये 100%। और इससे ना सॉरी, ये जब इसने बोला है ना शुड, यू शुड स्पीक, तो उसने बोला है कि तुम्हें सच बोलना चाहिए। बोलोगे नहीं बोलोगे तुम्हारी मर्जी, बट उसकी ये एडवाइस है। जब बोला जाए यू शैल स्पीक द ट्रूथ, तो इसमें जो बोलने वाला है उसको ये लग रहा है जो यू है ना, जो सब्जेक्ट है, वो 100% सच बोलेगा ही बोलेगा। जैसे मान लेते हैं 2 जने कोई भी काम करके आए हैं। एक ने बोला कि भाई तुम जाके सच मत बताना कि हम क्या करके आए हैं। दूसरा बोला नहीं मैं तो बताऊंगा। तो पहले को क्या लग रहा है कि ये तो सच बताएगा, तो वो बोल रहा है कि हाँ तुम तो जाके सच बताएगा ही बताएगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो स्पीकर है, जो दूसरा वाला पर्सन है, उसके अकॉर्डिंग ये काम 100% होगा। ठीक है, अब देखो यू शुड स्पीक द ट्रूथ, ये जो हमारा है ना, इसको हम काफ़ी तरीके से लिख सकते हैं। इसमें क्या किया जा रहा है, एडवाइस दी जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है कि तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए। तो हम इसको एडवाइस वर्ब की तरीके से भी यूज कर सकते हैं। जैसे यू आर एडवाइज टू स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें ये एडवाइस दी जाती है कि तुम सच बोलो। अगर इसको हम ऐसे लिखना चाहें, यू आर सजेस्टेड टू स्पीक द ट्रूथ, तुम्हें ये सजेशन दिया जाता है कि तुम सच बोलो। तो इसका फर्स्ट का मीनिंग, थर्ड का मीनिंग और फोर्थ का मीनिंग, ये तीनों का मीनिंग क्या है, सेम है। अब देखो होता क्या है ग्रामर में, एक तो होता है लेक्सिकल मीनिंग, जैसे हमारी एडवाइस वर्ब है, इसका अपना मीनिंग है। ये सजेस्ट हमारी वर्ब है, इसका अपना मीनिंग है। पर जो शुड है ना, ये डिलेक्सिकल टाइप का वर्ड है, इसका अपना मीनिंग नहीं होता, ये ग्रामेटिकल वर्ड है। इस ग्रामेटिकल वर्ड से जो पढ़ने वाला है या जो सुनने वाला है उसको समझना पड़ता है। एडवाइस का मतलब सलाह देना होता है, हमें पता है। रीड का मतलब पढ़ना होता है, हमें पता है। डांस का मतलब डांस करना होता है, हमें पता है। बस जैसे शुड लिख दिया ना, तो इससे स्पीक का मतलब तो हमें पता है कि बोलना होता है, बट शुड का मीनिंग जो है ना, ग्रामेटिकल वर्ड है, ग्रामेटिकल टर्म है, तो इससे हमें समझना पड़ता है कि कहने वाले ने क्या कह दिया। तो इसका मतलब यही होता है कि तुम्हें एडवाइस दी जाती है या तुम्हें सजेशन दिया जाता है कि तुम सच बोलो। ठीक है, ये लेक्सिकल मीनिंग देते हैं दोनों, और ये ग्रामेटिकल वर्ड है, ये भी बात लिख लो। मिटाए, ओके। आराम आराम से समझते चले जाना। अब देखो जैसे हमने लिखा, आई एडवाइज्ड हिम दैट he might speak the truth। अब एक चैप्टर होता है छोटा सा, मूड करके,
उसका काम और जो मोडाल है, इन दोनों का काम है ना सेम होता है। मूड और मोडाल का काम क्या होता है, सेम होता है। क्या करते हैं, दोनों के दोनों स्पीकर की इंटेंशन या राइटर की इंटेंशन बताते हैं। मूड क्या होता है, वर्ब जो होती है ना हमारी मेन वर्ब, उसकी फॉर्म होती है। और मोडाल क्या है, अलग से एक वर्ड होता है जो इंटेंशन बताता है किसकी, स्पीकर की। तो देखो मूड अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा कि जो मेन वर्ब की बेस फॉर्म होती है ना, वो भी मूड का काम करती है। और बाकी नहीं पढ़ा है तो हम जब पढ़ेंगे तो समझा दूंगा। बाकी अगर यहाँ पे लिखा हुआ है एडवाइज्ड, आपको ये सलाह दी जाती है, क्या सलाह दी जाती है कि आप सच बोलें। अब हमने पढ़ा था माइट क्या बताता है पास्ट में, माइट तो किसी के होने की चांसेस बताता है ना, कोई काम होगा, ठीक है, मतलब मे की पास्ट फॉर्म है ये। जब ये पास्ट फॉर्म है तो क्या यहाँ पे तो ये किसी के होने के चांसेस बता रहा है, तो हमें यहाँ पे एडवाइस क्या चांसेस के लिए दिए, नहीं, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा शुड। यू शुड स्पीक द ट्रूथ। हमने एडवाइस दी है कि ये काम तुम्हें करना है, ठीक है, ना कि हम उसको ये बोल रहे हैं कि होने की पॉसिबिलिटी है। किसी काम की होने की पॉसिबिलिटी थोड़ी बता रहे हैं, ये काम उसे सजा मतलब सलाह दी जा रही है। तो जब यहाँ पे मेन वर्ब एडवाइस हो, सजेस्टेड हो, ऑर्डर्ड हो, इंसिस्टेड हो, कमांडेड हो, एडवाइज, सजेस्टेड, ऑर्डर्ड, इंसिस्टेड, कमांडेड, अर्ज्ड हो, इम्प्लोर्ड हो, मतलब ऐसी कोई वर्ड लिखी हो जिसमें डायरेक्ट एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सजेशन, ये सब ऐसा कुछ वर्ड लिखा हो, तो इससे क्या होता है कि उसके बाद दैट क्लोज हो। तो ध्यान रखना दैट क्लोज में क्या लिखना है, शुड लिखना है हमेशा, ठीक है। इसका मस्ट भी लिख सकते हैं, इससे क्या होगी, इंटेंशन थोड़ी बढ़ जाएगी। बाकी प्रिफर्ड क्या होता है, शुड होता है। अगर शुड ना लिखें तो तुम मूड पढ़ोगे तो उसमें भी ये पढ़ोगे कि इसको हटा भी देना तो भी ये सेंटेंस सही हो जाएगा। आई एडवाइज्ड हिम दैट ही स्पीक द ट्रूथ। जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है ना, वो भी यही इंटेंशन बताती है, ठीक है। तो ऐसी वर्ब लिखी हो जिससे आपको ये पता चल रहा हो कि कोई रिक्वेस्ट कर रहा है या एडवाइस दे रहा है, रिक्वेस्टेड भी लिख सकते हो, ऑर्डर दे रहा है, ठीक है, सजेशन दे रहा हो, सजेस्टेड भी लिख सकते हो, लिख दिया। तो ऐसी वर्ब हो तो उसके बाद क्या करोगे, शुड लिखना है कि ये काम तुम्हें करना है, ठीक है। ये भी लिख लो, चलो मिटाए। अब देखो एक दो सेंटेंसेस और लिखता हूँ इसी टाइप के। आई commanded him that he could study hard. I will command him that he could study hard, ठीक है। थर्ड, I command him that he could study hard। देखो 3 सेंटेंस लिखे हमने। पहले में राइटिंग ठीक थी, दूसरे में थोड़ी और ख़राब हुई और तीसरे में बिल्कुल ख़राब हो गई। पर बात को समझ लेना क्योंकि सेम सेंटेंस लिखे हुए हैं। चाहे यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट लिखा हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनेट लिखा हो या प्रेजेंट इंडेफिनेट लिखा हो, मतलब कहने का मतलब टाइम पास्ट का हो या फ्यूचर का हो या प्रेजेंट का हो, ठीक है, तीनों टाइम हो। और उसमें वो जो अभी हमने वर्ब लिखी हैं, कमांडेड, रिक्वेस्टेड,
ordered, insisted, implored, urged, ठीक है, suggested, ordered। तो उसमें क्या होगा, उसके बाद दैट जो क्लोज आएगी उसमें हमें कौन सा मॉडल यूज करना है, शुड। तो ये तीनों गलत हो गए। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। जल्दी से लिख लो। अगर एक और बात समझ लेना, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस और लिख रहा हूँ मैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे हो जैसे इट इज़ इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट दैट यू मे वर्क हार्ड to get success। ठीक है, इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मे वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। अब देखो यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है, या फिर इट इज एडवाइजेबल, इट इज रिक्वेस्टेड, ऐसे कोई वर्ड हो जो हमारी जो ऊपर वर्ब में हमने पढ़ी थी ना, जो इंटेंस मतलब जो मीनिंग वो वर्ब दे रही थी, ऐसे ही एडजेक्टिव हों जो सेम मीनिंग दो, तो हमें दैट क्लोज में फिर से क्या यूज करना है, मे नहीं शुड का यूज करना है। ठीक है, और फिर से बता रहा हूँ, ये जो मेन वर्ब है इसकी जो बेस फॉर्म है, अगर शुड हटा भी दें या तो शुड का यूज करो या शुड हटा दो, तो दोनों का मीनिंग क्या रहता है, सेम रहता है। और सेम मतलब वो जो वर्ब की बेस फॉर्म है वो वही काम कर देती है जो शुड कर रहा है। ठीक है, जैसे यूजफुल है, एडवाइजेबल है, लिख लो आप, नेसेसरी है, एसेंशियल है, वाइटल है, क्रूशियल है, बेसिक है, फंडामेंटल है या सिग्निफिकेंट है, ऐसे कोई वर्ड हो तो उनके बाद क्या यूज करना है, शुड का यूज करना है। एक और शुड के बारे में छोटी सी बात बता देता हूँ, फिर बाकी जो बची बातें हैं वो नेक्स्ट में पढ़ेंगे। मिटा दें इसको। देखो हमने पढ़ा था जो जितने भी मॉडल हैं उसके बाद मॉडल प्लस हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, तो ये टाइम कब का हो जाता है, पास्ट का। ये तो हो गया टाइम की बात। और इसकी इंटेंशन क्या हो जाती है, ये इमेजिनरी एक्शन हो जाता है, मतलब ये रियल बात नहीं है, ये हाइपोथेटिकल है, ऐसा हुआ नहीं था पर होना चाहिए था, इसका मतलब ये हो गया। तो जो भी मॉडल यहाँ पे लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग इसका मीनिंग हो जाएगा, पर ये दो बातें कॉमन रहेगी, टाइम तो रहेगा पास्ट का, ठीक है, और जो सिचुएशन होगी, जो एक्शन होगा वो हुआ नहीं बट वैसा होना चाहिए था, ऐसा कोई मीनिंग निकलेगा। ठीक है, ये 3-4 बार मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब ध्यान देना शुड के साथ ये कैसे फंक्शन करता है। She should protect her family. She should have protected her family. चलो देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि उसे अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये एडवाइस दी जा रही है। और ये जो एक्शन है ये मतलब कहने का मतलब काम पास्ट में होगा, बात प्रेजेंट में बोली जा रही है, तो ये फ्यूचर की क्या है, ऐसी सिचुएशन जिसमें एडवाइस दी जा रही है और करना या ना करना किसके हाथ में, सी के, मतलब सब्जेक्ट जो है उसके हाथ में। अब ऐसे लिख दिया, सी शुड हैव प्रोटेक्टेड हर फैमिली। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उसको अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहिए था बट क्या कर पाई, नहीं। तो ये एक्शन जो है ना प्रोटेक्ट करने का, इसमें क्या है, फ्यूचर में होना है, और ये एक्शन जो है हुआ ही नहीं, मतलब इमेजिनरी है, ऐसा उसे करना चाहिए था पर उसने किया नहीं। ठीक है, देखो सी शुड
विन द मैच yesterday. She should have के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म विन won द मैच। कब चलो अब देखो इन दो के मीनिंग समझना। शी शुड विन द मैच येस्टरडे, हमने पढ़ा कि ये जो है ना ये टाइम प्रेजेंट का है और एक्शन जो होना है वो कब होना है, ये फ्यूचर का एक्शन है कि ऐसा वो करेगी, करेगी नहीं करेगी उसकी मर्जी। अगर शैल लिखा है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग 100% होगा, और अगर शुड लिखा है तो होगा नहीं होगा, दोनों ही चांसेस हैं, ठीक है। पर उसको एडवाइस दी जा रही है कि उसको ऐसा करना चाहिए। तो ये प्रेजेंट का टाइम हमने लिख दिया येस्टरडे, येस्टरडे हमें बताता है पास्ट का टाइम, ये पास्ट का टाइम लिख दिया ना तो ये सेंटेंस गलत हो गया। शी शुड विन द मैच येस्टरडे गलत हो गया, तो यहाँ पे लिखो शी शुड हैव वॉन, शी शुड हैव वॉन द मैच येस्टरडे। तो गलती समझ आ रही है ना कि जब भी हैव प्लस मतलब मॉडल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हो तो टाइम पास्ट का बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और अगर पास्ट का टाइम दिया हुआ है तो यही लिखना है, ठीक है। अब देखो शी शुड हैव वॉन द मैच येस्टरडे, ये हमारा सही है और ये हमारा गलत था जिसको हमने सही कर दिया। एक दो एग्जांपल आपके लिए लिख रहा हूँ, फिर इसको यहीं पे ख़त्म कर दें। फिर शी शुड take care of her parents। 6 she should have take care of her parents earlier। उसे अपने मम्मी पापा की मतलब देखभाल करनी चाहिए और उसे अपने मम्मी पापा की देखभाल पहले करनी चाहिए थी, ठीक है। दोनों की मीनिंग ये है। तो ये तो क्या बता रहा है, सी शुड, उसके बाद वर्ब की बेस फॉर्म लिख दी, ठीक है। तो ये तो हमारा सेंटेंस सही है। अब देखो इसमें अर्लियर लिख दिया। अर्लियर मतलब अभी जो प्रेजेंट है, अभी प्रेजेंट है, इससे पहले कहने का मतलब ये पास्ट का टाइम हो गया, दिख रहा है ना, ठीक है। ये पास्ट का टाइम हो गया ना, तो यहाँ पे लिखो शी शुड हैव, शी शुड हैव टेकन केयर ऑफ हर पेरेंट्स अर्लियर, ठीक है। उम्मीद है इतनी सी बातें समझ आ गई होगी। और इसका मीनिंग क्या हो गया, उसे ऐसा करना चाहिए था पर क्या उसने किया, नहीं, ठीक है। इसका मीनिंग हो गया ऐसा करना चाहिए था बट नहीं कर किया। इसकी जगह ऐसा भी लिख सकते हो, शी वॉज सपोज टू, मतलब उसको ऐसा करना चाहिए था। दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ऊपर लिख दिया। अच्छा तुम ध्यान से समझ लेना। शी वॉज सपोज टू टेक केयर ऑफ हर पेरेंट्स, उसको अपने मम्मी पापा का ख्याल रखना चाहिए था। और शी शुड हैव टेकन केयर ऑफ हर पेरेंट्स, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। उसे ऐसा करना चाहिए था बट उसने ऐसा किया क्या, नहीं किया, ठीक है। तो मेरे को लगता है अभी के लिए इतना काफ़ी है। तो आज हमने पढ़ा सेल और शुड के बारे में। ज़्यादातर हमने शुड के बारे में पढ़ा क्योंकि सेल तो क्या बताता है, फ्यूचर की वो काम जो फ्यूचर में डेफिनेटली राइटर या स्पीकर के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। बाकी शुड के बारे में एक दो बातें और रह गई, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना है क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रात को 9 बजे ध्यान रखना। हर वीडियो रात को 9 बजे आएगी, मंडे टू फ्राइडे हर दिन एक वीडियो आती है। तो आप ना इसके लिए आधा घंटा 1 घंटे का इतना ही वीडियो होता है, उतना टाइम निकाला करें, अपने प्रॉपर नोट्स बनाया करें। चीज़ें अगर समझ आए तो अपने दोस्तों को भी बताया करें, ठीक है। बाय एवरीवन।